सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे मैं लेकर आ चुका हूँ सोशोलॉजी का जो है मॉडल सेट। सोशोलॉजी का जो है मॉडल सेट मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। मॉडल सेट, ठीक है फ्रेंड, ये मॉडल सेट है। जिस सेट है वन, सेट क्या है, सेट जो है वो वन है। और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिल जाएगा। तो यार वीडियो को पूरा अंत तक देखना, जिससे कि आप लोगों को पूरा वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाए। आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोगों को सारा प्रश्न जो है मॉडल सेट का जो 18 या 19 प्रश्न हैं, जो भी हैं सारे प्रश्न मैं आप लोगों को सामने ही आप लोगों को शो करूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे इस सेट में आंसर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट का देख सकते हो, सेकेंड का देख सकते हो, थर्ड का देख सकते हो, ठीक है। सभी का आंसर भी देखने को मिलेगा और प्रश्न यहीं पे आप लोगों को प्रश्न भी मैं बताऊंगा और आंसर भी समझाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारा आज कल में ही होने वाला है। आने की एग्ज़ाम जो है वो हमारा 2 तारीख को है, 2/7/2022 को होने वाला है सोशोलॉजी का एग्ज़ाम, ठीक है, यानी कि समाज शास्त्र का जो है एग्ज़ाम जो है वो कल 2 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का मैं जो आर्ट्स है, क्लास 11th का आर्ट का सारा सब्जेक्ट मैं आप लोग को यहाँ पे एग्ज़ाम जब तक नहीं ख़त्म होता है तब तक सारा चीज़ का मैं तैयारी करवा दूँगा। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जैसे ही रिज़ल्ट हमारा शो हो जाएगा, उसके बाद या फिर शो होने से पहले ही शायद मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगा। मैं प्रयास करूँगा क्लास स्टार्ट पहले करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग को लेट हो चुका है, ठीक है। तो यार अभी फालतू वाली बात नहीं करते हुए वीडियो को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया हमें, अगस्टस कमेंट ने समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया। समाज शास्त्र का प्रयोग सबसे पहले कौन किया। यहाँ पे अगली बार मैंने जो एग्ज़ाम देखा जो हिस्ट्री का था, वहाँ पे ये प्रश्न सेम टू सेम नहीं पूछा जाता, वहाँ पे चेंज कर 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 प्रश्न पूछा गया था। जैसे यहाँ पे आप लोगों को पूछ सकता है समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, अगस्टस कमेंट ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया अगस्टस कमेंट समाज शास्त्र का प्रयोग कब किया, तो सन 1938 ईस्वी में किया। 1938 ईस्वी में किया। 1938 ईस्वी में क्या किया, अगस्टस ने समाज शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। अनंत समूह का अवधारण किसने दी, तो किसने दी, WG समनर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जाति एवं बंद वर्ग है, यह कथन किसका है। जाति जो है वो किस वर्ग का है, बंद वर्ग का है। यह कथन किसका है, तो किसका है, मजदूर तथा मदन का है। जो यह प्रश्न पूछा गया है वो किसका है, मजदूर तथा मदन का है। ये जो प्रश्न पूछा गया है वो मजदूर मदन का है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो चौथा प्रश्न हमें पूछा गया है। चौथा प्रश्न कहता है चौथा प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है, GS धुरियों ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया। GS जो है धुरियों ने जाति का कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया, कितनी विशेषता के बारे में बताया था और कितने विशेषताओं के बारे में उल्लेख किया। तो कितने विशेषता के बारे में पूछा गया, बोला था 6 विशेषता। और आप लोग चाहो तो 6 भी याद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ 6 विशेषताएं में ही आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ कितनी विशेषताएं का उल्लेख किया। तो कितने विशेषताएं का उल्लेख किया, तो 6 विशेषताएं का उल्लेख किया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाँचवा में पूछा गया है, सामाजिक नियंत्रण नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सामाजिक नियंत्रण नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है, लेखक कौन है, रस जो है लेखक उसके हैं रस हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी में अच्छे से लिखना यार, और शहीद दूरगही और आ ई जो होती है अच्छे से आप लोग देना, क्योंकि इससे आप लोग को ज़्यादा नंबर कटने की चांस होती है। लेकिन यार मैं आप लोग से एक ही चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप जहाँ तक हो साफ लिखने का प्रयास करना, ठीक है। छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है। ग्रामीण जो समाज है उसकी विशेषता क्या है। ग्रामीण समाज की विशेषताएं कृषि व्यवसाय है। जो ग्रामीण समाज है उसकी जो विशेषता है वो कृषि व्यवसाय है। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो प्राथमिक समूह का जो अवधारणा था वो किसने दिया था, प्राथमिक समूह का जो अवधारणा सर्वप्रथम कूले ने दी थी, ठीक है।
अब नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे आप लोगों को अधि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है जो 3 नंबर का है। कितने नंबर का है? जो 3 नंबर का हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्रश्न है 8वां से हम लोग को क्या यानी कि 7 तक आप लोग को हम लोग को देखना रहता है 2 नंबर का प्रश्न, जिसे हम लोग शॉर्ट आंसर कहते हैं। ठीक है, इसमें से आप लोग को 5 ही बनाना रहता है। कितना बनाना रहता है? 5 ही बनाना रहता है। और यहाँ से 8 से रहता है, फिर यहाँ पे 8 से 8 और 16 यानी कि 15 तक फिर प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से भी 5 हम लोग को बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से उधर पूछा जाता है 19 प्रश्न टोटल रहते हैं। 19 में से कुछ 9 या 10 प्रश्न नहीं, 5 5 10 और 10 3 13 प्रश्न हम लोग को बनाना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। जो 8वां प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह है उसे किसे कहते हैं? प्राथमिक समूह हम लोग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, प्राथमिक समूह में आमने सामने के सनिष्ठ संबंध होते हैं। जो प्राथमिक समूह है उसके आमने सामने कौन से लोग रहते हैं? सनिष्ठ संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। जो प्राथमिक समूह होता है उसका जो आकार होता है उसका छोटा होता है। इसके सदस्य के उद्देश्य एवं इच्छाएं साधारणतः समान होती है। जो छोटे सदस्य होते हैं यानी कि मालूम है जो छोटे, मान लीजिए एक तरह से जो छोटे परिवार होते हैं उनके इच्छा जो होती है क्या होती है? छोटा ही होती है। और प्रसिद्ध समाजशास्त्री कूले के अनुसार प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से जो घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग के जरिए लक्षित होते हैं वे प्राथमिक कई दृष्टिकोण से हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका कारण से है कि वे व्यक्ति की सामाजिक, प्राकृतिक तथा आदेशों के निर्माण करने में मौलिक हैं। जो प्राथमिक समूह है वहाँ के जो समूह हैं वो आपस में क्या होते हैं? आमने सामने सनिष्ठ होते हैं। प्राथमिक समूह का जो आकार होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे आप लोग को 2-3 पॉइंट जो है वो ज़्यादातर याद रखना है। जो प्राथमिक समूह है वो यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि प्राथमिक समूह के जो लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? आमने सामने रहते हैं। और उनके जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है? छोटा आकार होता है। और उनके सदस्य जो होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है? कम होती है। या और वो लोग जो है वो क्या रहते हैं? प्राथमिक समूह के तात्पर्य उन समूहों से जो घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग करते हैं उनसे क्या होते हैं? लक्षित होते हैं। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है 9वां, जो पूछा गया हम लोग को, औपचारिक और अनौपचारिक समूहों में अंतर स्पष्ट करें। तो औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर स्पष्ट करना है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले औपचारिक के बारे में हम लोग जानेंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूहों में निम्नांकित अंतर पाया जाता है। ये आप लोग को लिखना बहुत ही अच्छा बात है। अगर आप लोग लिखते हो तो यहाँ पे आप लोग इधर अगर कुछ गलती भी लिखोगे, गलत भी रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग को कितना नंबर मिल जाएगा? 1 नंबर यहाँ पे ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसे लिखोगे तो 1 नंबर यहीं से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर आप लोगों को मिलेगा नंबर। तो देखते हैं आगे। तो इसमें जो पूछा गया, अब सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक फॉर्मल ग्रुप्स। ठीक है, औपचारिक समूह का आकाश बड़े संगठन या इसके एक बड़े भाग से हैं। जो औपचारिक समूह है उसके आकाश जो है वो क्या है? बड़े संगठन या इसके एक बड़े भाग है, यानी कि एक जो बड़ा भाग है या फिर बड़ा संगठन है। ठीक है, एक औपचारिक समूह में हमेशा आदेश श्रेणीबद्ध संरचना एवं पदक प्रसिद्ध होते हैं। जो औपचारिक समूह होते हैं उसका हमेशा आदर्श लोग होते हैं और जो हैं पदक कर्म प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, यहाँ प्रसिद्ध कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होते हैं। यहाँ पे जो प्रसिद्ध रहते हैं वो कुछ नियम के अनुसार से ही रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में फिर 5वां दिया गया है औपचारिक समूह दिया गया है। औपचारिक समूह परंपरागत नहीं होते। औपचारिक जो समूह होते हैं वो परंपरागत नहीं होते। औपचारिक समूह मानक व समारूप होते हैं। जो औपचारिक समूह होते हैं वो क्या होते हैं? समारूप होते हैं। इन समूहों का आधार पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। इनका जो पूर्व निर्धारित आदेश रहते हैं उसी के अनुसार से समूह बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट में जो पूछा गया है वो क्या है? अनौपचारिक। क्या है? अनौपचारिक। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है हम लोग को क्या है? अनौपचारिक ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, आप देखते हैं पहला, एक अनौपचारिक समूह में व्यवस्था एवं संगठन का पुनः असंभव पाया जाता है। दूसरा, इस समूह का आकार प्रसिद्ध समय स्थान कुछ भी पूर्व निश्चित नहीं होते। इसका जो आकार होते हैं या संस्थान होते हैं कुछ भी निश्चित नहीं होते, सभी कुछ आकर्षित होता है। इसका जो सभी कुछ होता है आकर्षित होता है। किसी भी चीज़ का यहाँ पे मतलब जो है वो निश्चित नहीं होता है कि यह चीज़ होगा तो होगा। ठीक है, आप देखते हैं तीसरा,
तीसरा में जो बोला गया इसमें कोई निश्चित नियम नहीं पाए जाते। इसमें किसी भी प्रकार का निश्चित नियम नहीं कि ये नियम है तो इसको पालन करना है तो करना है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे नियम निश्चित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा में हम लोग को बोला गया है अनौपचारिक समूह अधिक परंपरागत होते हैं, जैसे कि प्रतीक परिवार। यहाँ पे जो अनौपचारिक समूह होते हैं वो परंपरागत होते हैं, यानी कि जो हम लोग को जैसे कि हम लोग परंपरागत, जो झारखंड में ज़्यादातर परंपरागत ही होते हैं, वैसे ही जो अनौपचारिक समूह होता है वो क्या होता है, परंपरागत होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में 5वां बोला गया है अनौपचारिक मानक और समारूप नहीं होते। जो मानक होते हैं यानी कि मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, समारूप नहीं होते। विशेषकर जो बाहरी तौर पर बनाए जाते हैं, इन समूहों की नियमावली के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार और प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत संबंध होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन समूहों की नियमावली जो के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार और प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत संबंध होते हैं। यहाँ पे जो हैं उनके व्यवहार और उनके व्यक्तिगत के आधार पर ही उनका अंतराल संबंध बनता है। ठीक है, अब 10वां प्रश्न पूछा गया अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर स्पष्ट करें। जो अंत समूह है तथा बाह्य समूह है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो अंत समूह पहले देखते हैं लिखना, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिखना रहता है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे लिखोगे ना तो आप लोग को 1 नंबर, मैंने पहले ही बोला 1 नंबर मिल जाएगा। अंत समूह तथा बाह्य समूह में अंतर। समानर ने समूहों के अंतर तथा बाह्य समूहों में वर्गीकृत किया। इनमें निम्नांकित अंतर पाए जाते हैं। इनमें क्या है, निम्नांकित अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंत समूह। तो अंत समूह को हम पहले देखते हैं। तो अंत समूह, इनमें हम भावना अथवा अपमान पाया जाता है। इनमें जो है वो भावना तथा अपमान पाया जाता है। इनमें बाधों में निकटता पाई जाती है। इनमें बाधा ज़्यादातर पाया जाता है, जो बाधा जो है नज़दीक में ही पाया जाता है। इनके अंतर्गत समूह के सदस्यों में त्याग और सहानुभूति की भावनाएं पाई जाती है। यानी कि जो यहाँ के समूह है उनमें से क्या होती है, त्याग का, यानी कि किसी भी चीज़ को त्याग देने का ज़्यादातर संभावना पाया जाता है। और सहानुभूति होती है, यानी कि किसी चीज़ का किसी ने गलती किया तो उन लोगों के अंदर क्या होता है, सहानुभूति होती है। चलो गलती हो गया भाई, एक बार हो गया, चलो माफ़ किया जाए, ऐसे ही उन लोगों के अंदर सहानुभूति ज़्यादातर पाया जाता है। ओके, चौथा है इनमें सुख दुख की अंतर की भावना पाई जाती है। यानी कि सुख दुख में उन लोग साथ रहते हैं, उन लोग सुख दुख में भी अपना भावनाओं को व्यक्त करते हैं साथ में। ठीक है, ये आप लोगों को समझ गए। चौथा 4 ही आप पॉइंट लिखो एग्जाम में तो काफ़ी है। अब 5वां देखते हैं। यहाँ पे हमने सारा चीज़ 2 एक्स्ट्रा लेकर आ रहता हूँ। अनंत समूह बड़े भी हो सकते हैं। जो अंत समूह हैं वो क्या होते हैं, अंत समूह हैं वो बड़े भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है 6ठा उदाहरण दिया गया है। 6ठा में बोला गया है किसी भी हल्ले के समय देश के निवासियों में स्वयं अंत समूह बन जाता है। जो किसी भी चीज़ का हल्ला होता है तो उस समय स्वयं में क्या होता है, अंत समूह बन जाता है। आप लोगों को पूछा जाएगा अंत समूह कब बन जाता है देश में, तो कब होता है, जब किसी भी प्रकार का किसी चीज़ का हल्ला होता है तो उस समय क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो है बाह्य समूह। जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो क्या है, बाह्य समूह। बाह्य समूह में क्या है, पहला हम देखते हैं। इनमें हम भावना अथवा अपनेपन का अभाव पाया जाता है। इनमें से भावना तथा अपनेपन का अभाव पाया जाता है बाह्य समूह में। ठीक है, इनमें संबंधियों में दूरी पाई जाती है। इनमें जो संबंधी होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, दूरी पाई जाती है। यानी कि जो सगी संबंधी हैं, यानी कि जो रिलेटिव है, उनमें से क्या पाई जाती है, दूरी पाई जाती है बाह्य समूह में। ठीक है, इनमें त्याग और सहानुभूति का अनौपचारिक ढेग किया जाता है। यानी कि इसमें जो सहानुभूति और त्याग का है इच्छा वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनमें सुख दुख का बाहरी रूप पाया जाता है। इनमें से सुख दुख में पता नहीं कभी कभी साथ देते हैं और कभी नहीं भी देते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी रूप से पाया जाता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो साथ देते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन जो है अंत में क्या होता है, अंदर वाली समूह जो होती है, अंत समूह जो है, इंट्रो जो बोला मैंने, उसमें से क्या होता है, साथ देते हैं सभी लोग सुख दुख में। ठीक है, अपने सुख दुख को बांटते हैं। बाह्य समूह प्राकृति के अनुसार भी हो सकते हैं। जो बाह्य समूह है परिस्थिति के अनुसार भी बनते हैं। जो ठीक है, यानी कि आपका परिस्थिति किस प्रकार है उसी प्रकार से आपको बाह्य समूह काम करेगा। यानी कि जो बाह्य समूह है, आपकी परिस्थिति जब अच्छी रहेगी और जब उसकी समस्या खराब रहेगी तब से आपसे बाह्य समूह के परिस्थिति के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, और 6ठा में जो है एक ही देश में विभिन्न नगर के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना बाह्य समूह की प्रवृत्तियां है। यानी कि जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, जो हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने चारों भाई, तो इनमें से क्या होती है, बाह्य समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 11वां है।
द्वितीयक समूह की विशेषताएं बताएं। द्वितीयक समूह की क्या करना है, विशेषताएं बतानी है। तो द्वितीयक समूह की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। इसमें से जो आंसर है वो ये आप लोगों को मैंने बार बार बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिखना, तो आप लोग जरूर लिखना। द्वितीय समूह की निम्नांकित विशेषताएं हैं। द्वितीय समूह की क्या है, निम्नांकित विशेषताएं हैं। जिसमें पूछा जाएगा विशेषताएं तो यहाँ पे लिख देना है आप लोग निम्नांकित विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पे द्वितीय समूह है तो आप लोग क्या कर देना, द्वितीय समूह लिख देना, उसके बाद निम्नांकित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस पहला देखते हैं। पहला में लिखा गया है इसका आकार बड़ा होता है। जो द्वितीय समूह है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसकी सदस्य ऐच्छिक होती है। इसका सदस्य जो है अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार क्या होते हैं, द्वितीय समूह का भाग लेते हैं। इसके सदस्य के बीच घनिष्ठ का अभाव पाया जाता है। इसके सदस्य में क्या होता है, घनिष्ठ का स्वभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसके अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। इसमें औपचारिक संबंध की प्रावधान होती है। इसमें जो है औपचारिक प्रावधान भी होती है। इसका निर्माण किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसका जो द्वितीय समूह का है, किसी न किसी उद्देश्य के कारण से ही इसका जो प्रावधान उद्देश्य स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो 12वां है। अंत समूह की क्या है, यहाँ पे पूछा गया अंत समूह की अवधारणा व्याख्या करें। अंत समूह का अवधारणा व्यक्त करें। समानर ने अपनी पुस्तक में, जो उसकी पुस्तक थे फॉली व्यक, उसमें अंतर समूह का उल्लेख किया है। उसमें जो फॉली क्विक है बुक है, फॉली वे जो बुक है उसमें से अंत समूह का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अंत समूह वे समूह हैं जिसका हम सदस्य होते हैं, जिसका हम क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और जिसमें से हमारा अपनापन होता है, जिसमें से क्या होता है, हमारा अपनापन होता है। इसके सदस्य में हम की भावना पाई जाती है। इसके सदस्य में क्या होती है, हम की भावना पाई जाती है। सभी सदस्य एक दूसरे से सहानुभूति रहते हैं। सॉरी थोड़ी सी पढ़ाते फ्रेंड थोड़ी सी खांसी आ जाती है। ठीक है, और उसमें दुख सुख बांटने की इच्छा होती है। जो अंत समूह है, जिसे पहले मैंने बताया था, उसमें अंत समूह में क्या होती है, सुख दुख बांटने का क्या होता है, सहानुभूति होती है, इच्छा होती है। अपने परिवार, अपनी जाति, अपना राष्ट्र इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो ये है अंत समूह है उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। मैंने पहले ही उसके पॉइंट में बताया था। और जो अब नेक्स्ट जो और बोल रहा है, आकार में यह छोटा से लेकर बड़ा तक हो सकता है। इसका आकार जो है, यह भी आकार जो है निश्चित नहीं होता है। इसका आकार जो है छोटा से बड़ा भी हो सकता है। अंत समूह के प्रति सदस्य का व्यवहार प्रवृत्त होता है। वह इसे श्रेष्ठ मानते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं तथा इस पर गौरव करते हैं। इस पर क्या करते हैं, गौरव मानते हैं, यानी कि मतलब वो ज़्यादा खुश होते हैं। गौरव मतलब होता है प्रश्न। ठीक है, वो गौरव मानते हैं अपने आप को। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, परिस्थिति से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताएं। परिस्थिति का क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है। जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय में एवं निश्चित पद प्राप्त करता है तो उसे ही परिस्थिति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, परिस्थिति कहा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थिति हो सकती है जिसके समूह का व्यक्ति का संबंध होता है। उतनी ही परिस्थितियां उनके साथ होती है। आर लिटना ने समाज में पाए जाने वाली परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। जो दो भागों में क्या क्या है, बांटा गया है। और नेक्स्ट में पहला पूछा गया, आदर्श परिस्थिति, जब व्यक्ति को बिना प्रयास के अपने आप परिस्थिति प्राप्त होती है तो उसे परिस्थिति कहा जाता है। जैसे ब्रह्म जाति में जन्म लेने से ही उसकी परिस्थिति ऊंची हो जाती है। जो ब्रह्म जाति है उसमें अगर जन्म लेते हैं कोई व्यक्ति तो उसी का जाति क्या हो जाता है, ऊंची हो जाती है। और डोम, धोबी, चमार आदि जाति में जन्म लेने से निम्न परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। और जो निचली जाति है, जैसे हम लोग जो बोलते हैं निचली जाति है, तो निचली जाति में जन्म लेने वाले लोग क्या हो जाते हैं, निचली परिस्थिति में हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा जो है अजीत परिस्थिति, जब व्यक्ति अपने गुण, प्रतियोग, योग्यता के आधार पर परिस्थिति प्राप्त करता है, यानी कि जो योग्यता के अनुसार जो योग्यता के अनुसार से जिसका सीट मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्जित परिस्थिति। ठीक है, तो उसे अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। सफल व्यक्ति समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है जबकि असफल व्यक्ति निम्न परिस्थिति प्राप्त करता है। महान खिलाड़ी, संगीत, चिकित्सक,
व्यवसायी प्रशंसक आदि अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े प्रशंसक हैं, जो बड़े बड़े क्या हैं संगीतकार हैं, वो लोग क्या हैं अर्जित परिस्थिति के उदाहरण में आते हैं। जो बड़े बड़े पद पे हैं वो क्या होते हैं अर्जित परिस्थिति में आते हैं। अब चौथा प्रश्न पूछा गया है, परिस्थिति की विशेषता का उल्लेख करें। परिस्थिति का क्या करना है उल्लेख करना है। परिस्थिति अथवा परिस्थिति के तत्वों का विवेचन करें। तो इसका आंसर देखते हैं। परिस्थिति की निम्नांकित विशेषताएं या तत्व हैं। जो परिस्थिति हैं उसके निम्नांकित विशेषताएं एवं तत्व हैं। परिस्थिति का निर्धारण सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सांस्कृतिक कारकों के द्वारा होता है। सामाजिक कारकों के द्वारा होता है। परिस्थिति के आधार पर परिस्थिति के अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। जो परिस्थिति है वो दूसरे के संदर्भ में अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। सामाजिक आकांक्षाओं के संदर्भ में ही किसी व्यक्ति के परिस्थिति की अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। किसी भी सामाजिक आकांक्षाओं के संदर्भ में ही किसी व्यक्ति के परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट में यहाँ बोला गया है परिस्थिति में व्यक्ति की एक मुख्य परिस्थिति होती है। परिस्थिति अगर किसी भी प्रकार का परिस्थिति यानी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है, परिस्थिति का मतलब यही है प्रॉब्लम, उसके बीच में कुछ परिस्थिति है, कुछ दिक्कत है, तो परिस्थिति के बीच में भी कुछ एक मुख्य परिस्थिति होती है, कुछ अलग जो है कुछ ज़्यादा भयानक भी परिस्थिति हो सकती है। परिस्थिति के आधार पर समूह विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। जो के आधार पर समूह को क्या किया जाता है विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। आप लोग को यहाँ पे 5 ही लिखना है, तो आप लोग को मैं 4-5 और बता दे रहा हूँ। 4 भी लिखोगे तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। और मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आप इसमें से शायद कुछ याद रखोगे। सॉरी यार, खांसी ज़्यादा हो गया। तो यार आप लोगों को 5 अगर मैं 9 बता रहा हूँ तो 9 में से अगर आप लोग 5 ही लिखोगे तो अच्छी है, 4 लिखोगे तो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं 9 बता दे रहा हूँ, 9 बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ याद रहे। तो आप कोई भी जो याद रहेगा वो छोटे लिख सकते हो। छठा में जो पूछा गया प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक मूल जड़ होता है। जो प्रत्येक परिस्थिति होता है उसके अंदर में भी क्या होता है एक मूल जड़ होता है। क्या होता है मूल जड़ होता है। परिस्थिति में संबंधित भूमिकाओं के निर्वहन के संबंध में एक व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों में अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति तथा विभिन्न व्यक्तियों में क्या हो सकता है अंतर हो सकता है। परिस्थिति में जब परिस्थिति में कोई लोग रहते हैं तो किसी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग अंतर देखने को मिल सकता है। परिस्थिति के आधार पर समाज के सदस्य विभिन्न श्रेणी में बट जाते हैं। जब परिस्थिति रहता है तो उस समय क्या होते हैं अलग अलग श्रेणी में सदस्य क्या होते हैं बट जाते हैं। 9वां में प्रश्न पूछा गया है परिस्थिति की अवधारणा भूमिका से जुड़ी हुई है। परिस्थिति जो है अवधारणा समूह से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समाजशास्त्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा इसके विशेष क्षेत्र का विचरण करें। जो समाजशास्त्र है उसके बारे में हम लोग को कुछ परिभाषा देना है। यानी समाजशास्त्र अगर हम लोग बुक लिए हो, मान लीजिए हम लोग समाजशास्त्र बुक ही लिए हैं तो उसकी विशेषताएं के बारे में हम लोग जानते होंगे कुछ, तभी तो हम लोग समाजशास्त्र लिए हैं। क्योंकि क्लास 11th में जो है स्टूडेंट होते हैं उन लोग को सारा चीज़ सुविधा होती है कि आप अपने अनुसार से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो सारा जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। उसी के अनुसार से मैं आप लोगों को सेट में आप लोग को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। फ्रांसीसी विचारक अगस्टस कॉमेट ने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम सैलियोलिज समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इसलिए अगस्टस कॉमेट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र का जनक पूछा जाएगा आप लोग को 2 नंबर में पूछा जाएगा। समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अगस्टस कॉमेट को क्या जाता है? अगस्टस कॉमेट को कहा जाता है। समाजशास्त्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। समाजशास्त्र के कई विद्वानों ने क्या किया? परिभाषित किया है। कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार है। कुछ जो मुख्य जो परिभाषाएं कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। L.F. वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है जो समाजशास्त्र है वो
LF वार्ड के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। मोकाइवर तथा पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। जो समाजशास्त्र है मोकाइवो जो है, मोकाइवो तथा पेज के अनुसार समाज जो है वो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में है। जो कुछ जो मोकाइवे जो साइंटिस्ट थे या विज्ञान जो समाजशास्त्र के विद्वान थे उसके कहने के अनुसार है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में क्या है। और मोकेस वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध कराने का प्राप्त करता है। क्या करता है, प्राप्त करता है। जनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाज जो है सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्रियों में मौलिक मतभेद नहीं है। जो मौलिक मतभेद नहीं है, ठीक है, समाजशास्त्र में किसी भी प्रकार का मौलिक मतभेद नहीं है। कि समाजशास्त्रियों में मौलिक मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ इतना है कि किसी ने समाज पर जोर दिया तो किसी ने सामाजिक संबंध पर इसी तरह किसी ने सामाजिक क्रिया पर बल दी तो किसी ने सामाजिक समूह पर। सारांश यह है कि समाज का एक व्यवस्थित एवं करबद्ध अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र के विषय में संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच मतभेद पाया जाता है। जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, लेकिन किसी ने तो समाज को बढ़ाने में जोर दिया तो किसी ने सामाजिक समूहों का सारांश लिखा तो किसी ने समाजशास्त्र के व्यक्ति स्थिति का करबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का कहा तो किसी ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में संबंध में समाजशास्त्रियों के बीच मतभेद पाया जाता है। तो आप लोग यहीं तक आंसर लिखना, काफ़ी लंबा है, आप लोग इतना नहीं लिखना, मैं इतना आगे आप बताऊंगा भी नहीं क्योंकि यार इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आंसर सही है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, सामाजिक समूह क्या है। जो सामाजिक समूह है वो क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। इसके क्या करना है, प्रकारों का क्या करना, वर्णन करना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान हितों के लिए परस्पर संबंध स्थिति करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। अभिन्न समाजशास्त्री में विभिन्न आधार पर सामाजिक समूह के प्रकार के प्रस्तुत किया जाता है। लेस्टर वार्ड ने समूह को दो भागों में बांटा है। जो लेस्टर वार्ड ने समूह को किस भाग में बांट दिया, दो भाग में बांट दिया। जो पहला है वो ऐच्छिक समूह है और दूसरा आगे देखेंगे। वह समूह जिसकी सदस्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है उसे ऐच्छिक समूह कहा जाता है। जो समाज जो है वो इच्छा के अनुसार काम करता है उसे ऐच्छिक समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐच्छिक समाज कहा जाता है। कहाँ पे मैं पहुँच गया भाई, हाँ यहीं पे। और दूसरा में जो पूछा गया अनिवार्य समूह जो है दूसरा अनिवार्य समूह, वह समूह जिसकी सदस्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। ऐसी समूह की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, अनिवार्य समूह कहलाता है। जिसका जन्म से अधिकार होती है वैसे ही समूह को क्या कहते हैं, अनिवार्य समूह कहा जाता है। जैसे जाति, प्रजाति, निंदा, समनार ने दो प्रकार के समूह की चर्चा की। इसमें भी क्या है, दो प्रकार के समूह है, तो दो प्रकार के छोड़ो, अब यहाँ पे इतना ही आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 17वां प्रश्न है जो काफ़ी अच्छी प्रश्न है। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, सामाजिक समूह से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करें। इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं के बारे में क्या करना, व्याख्या करना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान हितों के लिए परस्पर संबंध परिस्थिति करते हैं तथा एक दूसरे का प्रभावित करते हैं तो एक समूह का निर्णय होता है जिसे सामाजिक समूह कहा जाता है। सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, समूह व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरा, समूह एक मृत संगठन है। समूह एक निश्चित ढांचा के साथ साथ एक कार्य का विभाजन भी है। साथ साथ कार्य का विभाजन भी पाया जाता है।
इसकी सदस्य ऐच्छिक होती है, इसकी सदस्य जो है वो ऐच्छिक होती है और इसका समान उद्देश्य होता है, इसका जो है क्या होता है, समान उद्देश्य होता है। इस प्रकार निश्चित होती है, इस प्रकार क्या होता है, निश्चित होती है। इनमें कुछ ना कुछ अस्थायी अवश्य पाया जाता है, इसमें कुछ ना कुछ अलग जरूर पाया जाता है। यह एक सत्ता है, यह एक क्या है, सत्ता है। इसके सदस्यों के बीच अनिवार्य के रूप में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक क्या पाए जाते हैं, संबंध पाए जाते हैं। और लास्ट प्रश्न जो है वो 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न में पूछा गया है सांस्कृतिक से आप क्या समझते हैं। सांस्कृतिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक तथा सभ्यता में अंतर बताएं। सांस्कृतिक की सबसे प्राचीन एवं मशहूर परिभाषा टाइलर ने दी, सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर जो प्रसिद्ध टाइलर ने दिया। इसका जो संस्कृति के बारे में जो उदाहरण परिभाषा सबसे ज़्यादा मशहूर परिभाषा जो दिए वो किसने दिया, टाइलर ने दिया। इसके अनुसार सांस्कृतिक वह जटिल संगरता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक, कानून, प्रथा एवं ऐसी ही अन्य क्षमताओं को आदतों का समावेश होता है, जिससे मानव समाज का सदस्य होने के नेता प्राप्त करता है। इस परिभाषा के अनुसार संस्कृति एक जटिल प्रमुख है जिसकी सभी इकाइयाँ भौतिक हैं। प्रिडिक ने संस्कृति में भौतिक तत्वों को सभी सम्मिलित करते हुए संस्कृति की भाषा इन शब्दों में दी। सांस्कृतिक उन बौद्धिक संगठनों एवं उपकरणों का समूह योग है जिसके द्वारा मानव अपनी सॉरी फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा खांसी हो गया यार, जैविक और सामाजिक अवस्थाओं की संतुष्ट करता है और पर्यावरण से अनुकूल करता है। फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा और लंबे समय तक ना मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास करवा देता हूँ ना। अभी देख रहे हो इस वीडियो में करीबन एक घंटा का लमसम हो चुका, 1 घंटा नहीं आधा घंटा का ये वीडियो बन चुका है और आधा घंटा इतना मैं रेगुलर आप लोग को पढ़ाया, ठीक है। तो इसी कारण से ना ही पानी मैंने पिया ना ही फिर किसी भी प्रकार का कुछ किया। तो यार यहाँ पे आप लोग को ना थोड़ी, आप लोग यार हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो सोशियोलॉजी लिए उनके साथ शेयर करो। और क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, शायद आज भी हो सकता है, क्योंकि यार मैं एग्ज़ाम यार थी यानी कि जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आज कर रहा हूँ, लेकिन यार आप वीडियो को कब देख रहे हो ये मुझे मालूम नहीं, ठीक है। शायद आप एग्ज़ाम देकर आ गए हो तब भी देख रहे होगे, क्योंकि आप शायद आपके एग्ज़ाम में आए हो ठीक है यार। तो काफ़ी ज़्यादा खांसी हो गया, तो आप लोग को ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को बंद करता हूं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्या कर लो यार, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमारा जो अगली सब्जेक्ट है, आपका एग्जाम है, तो आप कमेंट भी कर दो आपका कौन सी अगली सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर ही अगला वीडियो मैं बनाऊंगा। और तो रेगुलर जिनका एग्जाम है वो तो मैं देख कर सेट आप लोग को बता ही देता हूँ, एग्जाम सारी चीज़ का तैयारी करवा दे रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करो यार, लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करते हो ना तो मुझे क्या लगता है कि हाँ मैं आप लोग को अच्छे से तैयारी करवा रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो। और क्या करो यार, और अभी तो हुआ नहीं है, और कमेंट करो यार। आप लोग कमेंट भी बहुत नहीं कर रहे हो, आप लोग कमेंट करते हो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।